आप लोगों का इंट्रोडक्शन तो मैंने ले लिया है, मैं अपने बारे में भी कुछ बता देता हूँ। माय नेम इज़ जाज़ेब और यहाँ पे जो सबसे रेलेवेंट इंट्रोडक्शन हो सकता है वो ये है कि इस कैंपस का SBI का मैं कैंपस डायरेक्टर हूँ। आई एम द पर्सन जिसे आप कह लें कि हैव द हाईएस्ट अथॉरिटी ओवर द मैनेजमेंट एंड ओवर द फैकल्टी, राइट। बाकी ये मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, सारा तो पढ़ के नहीं बताऊँगा। बस ये बताना है कि एवर सिंस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माई प्रोफेशनल करियर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी को स्पेसिफ़िकली ये जो स्टार्ट लेवल है, जो पहले AFC होता था अब इसे हम PRC कहते हैं, इसमें लोगों को हेल्प आउट किया है। मैं इसमें एज ए टीचर पढ़ाता भी हूँ, जो 2 बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, और उसके अलावा रेगुलरली इस तरह के सेशंस होते हैं, बच्चों को गाइडेंस मिलती है और बच्चों को आगे भी एक जो CA का जो प्लान है, जो कैरियर पाथ है, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। ठीक है जी, तो डैट्स इट। बाकी आप लोगों के पास ये डोजियर आ जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। हम लोग बात करते हैं स्कूल ऑफ बिज़नेस इंटेलिजेंस SBI। ये एक इदारा हम लोगों ने शुरू किया है। शुरू करने में जो लोग शामिल हैं, जो फाउंडिंग मेंबर हैं सर आतिफ आबदी, वो तकरीबन 15 साल से या 15 साल से भी ज़्यादा अरसे से CA की जो फील्ड है इसमें टीचिंग भी कर रहे हैं, इसमें मैनेजमेंट भी कर रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे बच्चों को सर्व करते हैं। ठीक है, इन द क्लास एंड आउटसाइड ऑफ द क्लास। तो फाउंडिंग फादर जो हैं, या आप समझ लें कि फाउंडिंग मेंबर सर आतिफ आबदी, उनकी इंसेप्शन से हम लोगों ने ये सिस्टम, ये कॉलेज शुरू किया है। और वो आपको मैंने बताया कि बड़ी देर से, तकरीबन 15 साल से CA में सर्व कर रहे हैं एज ए टीचर। अच्छा, उसके साथ उनकी जो टीम है, जिस टीम में कुछ और बहुत सारे लोग शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ जैसे मैंने आपको बताया। तो हम लोगों ने ये नहीं है कि अभी शुरू किया है, वालेकुम अस्सलाम, इससे पहले CA के बहुत सारे लेवल्स पे, बहुत सारी फील्ड्स में, डिफरेंट जगहों पे हम CA को सर्व करते रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CA नोट्स पब्लिकेशन, ये एक ऐसा इदारा है जो CA की किताबें वगैरह बनाता है। ठीक है, इससे पहले हमारे फैकल्टी मेंबर डिफरेंट कॉलेजेस में एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी काम करते रहे, लेकिन हमारी अपनी एक पब्लिकेशन होती थी, CA नोट पब्लिकेशन 2009 से ये चल रही है। देन उसके बाद हम लोगों ने CA नोट्स टेस्टिंग शुरू की 2010 में। CA नोट्स टेस्टिंग जो है, ये बच्चों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन टेस्टिंग वगैरह में उनका जो है वो कोई इतना ख्याल नहीं होता, फोकस नहीं होता, जिसकी वजह से उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ को हमने उस वक्त से लेकर अब तक बड़ा तरीके से और बड़े फोकस के साथ लेकर चले हैं, और उसमें हमने बच्चों को टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, और वो CA के स्टूडेंट ही थे। देन CA फाइनल कंपेंडियम, CA फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए जो अब आप लोगों का CFAP लेवल है, उसमें हम लोग 2011 से CA की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने फोकस किया उस लेवल के ऊपर जहाँ पे कॉलेजेस कम हैं, CA फाइनल के कॉलेजेस बहुत कम हैं, और उसके ऊपर हम लोगों ने एजुकेशन वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड की। हमारे फैकल्टी मेंबर जो हैं वो CFAP या जिसे हम CA फाइनल कहते हैं उसके लिए बड़े एक्सपर्ट हैं और बड़े एक्सपीरियंसड हैं। फिर हम लोगों ने नियर पीयर शुरू किया, एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, उसमें CA चैप्टर स्टार्ट किया। CA चैप्टर से मुराद ये है कि नियर पीयर जो है इसके अलावा भी और भी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। CSS है, MD कैट है, A लेवल O लेवल्स है, FSC है, मैट्रिक है, ये बहुत सारी क्वालिफिकेशंस में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा। तो उसका जो CA चैप्टर है, डैट वाज द फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर जो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था, एंड देन दे स्टार्ट टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो इन अदर लेवल्स, लेकिन CA वाज द फर्स्ट लेवल जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था। देन CA मेड ईजी, CA मेड ईजी एक ऑनलाइन लाइव क्लासेस का प्लेटफॉर्म है जो कि इसी टीम ने, इसी मैनेजमेंट ने स्टार्ट किया था, और हम लोगों ने अब इसी मैनेजमेंट के फोकस को यहाँ पे SBI में एक फ़िज़िकल कॉलेज में कन्वर्ट किया। तो एज़ फार एज़ स्कूल ऑफ बिज़नेस इंटेलिजेंस इज़ कंसर्न, ये नए लोगों के साथ नहीं है, लोग इसमें पुराने, हाँ सेटअप नया है, लोगों को इकट्ठा किया है, सर्विसेज जो कि पहले से हम लोग देते रहे हैं उन सबको रिजुविनेट किया है, कलेक्ट किया है, कंबाइन किया है, ताकि आप लोगों को एक फ़िज़िकल कॉलेज का एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके। यहाँ पे मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जो स्कूल ऑफ बिज़नेस इंटेलिजेंस है, आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपने थोड़ा फोकस किया हो, तो दूसरे जो भी कॉलेजेस हैं वो हैं स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस। ठीक है, डिफरेंट कॉलेजेस के अगर आप उनके नामों पे गौर करें तो वो आपको नज़र आएगा कि अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं, फाइनेंस पढ़ाते हैं, बट अगर हम लोग इस नाम की बात करें स्कूल ऑफ बिज़नेस इंटेलिजेंस, तो हमारा फोकस इसमें सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस पढ़ाना नहीं है। वी वांट टू मेक द बिज़नेस लीडर्स, हम ऐसे लोगों को डेवलप करना चाहते हैं जो आएँ और बिज़नेस को
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करें, ठीक है। अब खैर आई कैप का जो एजुकेशनल स्कीम है वो भी इसी तरह से बनी है, वो भी अब ऐसी बन गई है कि आईटी को हमारी एजुकेशन स्कीम के अंदर बड़ा जो है ना वो उसका रोल है, और उसमें बहुत ज़्यादा वो इंटरवीव्ड है। बहुत सारी जगहों पे आईटी हम लोग पढ़ते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अब हम ये समझते हैं कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी हम लोगों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, बिज़नेस ऑनर्स को, बिज़नेस लीडर्स को समझना होगा कि आईटी क्या है और आईटी कैसे आपके बिज़नेस में आती है। तो इसलिए हम इसे स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस नहीं कहते, हम इसे स्कूल ऑफ बिज़नेस इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। स्कूल ऑफ बिज़नेस इंटेलिजेंस का जो फोकस है, वो जो उसका स्कोप है वो बड़ा है, और हम लोग ना सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बल्कि लोगों को वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं, यूज़र्स को, स्टूडेंट्स को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो कि उनको आपका जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है उसमें हेल्प करेंगी, राइट। तो दिस वाज द आइडिया जिसमें हम लोगों ने स्कूल ऑफ बिज़नेस इंटेलिजेंस स्टार्ट किया है। स्कूल ऑफ बिज़नेस इंटेलिजेंस का विज़न ये है कि हम लोग बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड तो करेंगे, लेकिन किन रूल्स और किन प्रिंसिपल्स के तहत प्रोवाइड करेंगे। हम उन्हें ट्रूथफुलनेस सिखाएंगे, रिस्पेक्ट सिखाएंगे, ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी डेवलपमेंट, और ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर ये एक बिज़नेस, एक पूरा थॉट अपॉन प्रोसेस जो है वो चलता है। हम लोगों ने हर चीज़ को सोचा और फिर एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया है जो कि एक आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है। और बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, या बहुत सारे जो हम लोगों ने चीज़ें स्टार्ट की हैं उसमें जो जो चीज़ें हमें समझ आई, या जो जो इश्यूज़ या जो प्रॉब्लम्स हमें लगा कि हैं इस वक्त एजुकेशन एनवायरनमेंट के अंदर, उन सब को कवर करने की कोशिश की गई, राइट। तो एक तो समझ आप लोगों को आ गई कि आइडिया क्या है, या मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि हम लोगों ने इसको क्यों स्टार्ट किया है, उसके पीछे रीज़न क्या है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो लोगों का की सोच है, या एक या दो लोग इसके साथ चल रहे हैं। हमारे पास द बिगेस्ट लाइन ऑफ फैकल्टी इस वक्त किसी भी सीए के कॉलेज में, चाहे वो लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, कराची में है, इन सब से ज़्यादा बड़ी लाइन ऑफ फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिसमें आप देखें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं बहुत सारे, ये ऊपर वाली सारी लाइन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की है। एक्सपीरियंस टीचर्स हैं तकरीबन, जिनका एक्सपीरियंस मेरी एज से भी शायद ज़्यादा हो, ठीक है। और बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो यंग है, एनर्जेटिक है, और नई जो मार्केट में जो चीज़ें आ रही हैं, या जो आईटी वगैरह की जो नई अपडेट्स हैं, उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से, बड़े हम आहंग होकर चलते हैं, ठीक है जी। तो एंड पे मैंने आखिर में कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो अभी हम डिस्प्ले नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी हमें सेशन में अगले 10-15 दिनों में ज्वाइन करेंगे, जिन लोगों की मार्केट में, जिन लोगों को बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, और ये फैकल्टी पोर्टफोलियो जाएगी और ज़बरदस्त और बेहतर हो जाएगा। तो फ्रॉम द एक्सपीरियंस्ड टीचर्स टू द यंग एनर्जेटिक टीचर्स, फ्रॉम द मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर्स, और यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स आपको नज़र आएंगे जो कि, अच्छा, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में ये होता है कि उनके कुछ 3, 4, 5, 7 जो है वो परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, बाकी उनके पास वो ऐसे फैकल्टी मेंबर्स होते हैं जो जिनको हम विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स कहते हैं। एक इधर पढ़ा दिया, 2 उधर पढ़ा दिए, 3 उधर पढ़ा दिए। ये सारे के सारे फैकल्टी मेंबर्स इस वक्त आपको जो नज़र आ रहे हैं कि हमारे परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं, राइट। और इसमें इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एडिशन अगले कुछ दिनों में हो जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्कूल ऑफ बिज़नेस इंटेलिजेंस, जिधर आप लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे आप लोग अपनी क्लासेस ले रहे हैं। बाकी फैसिलिटीज़ वगैरह जो है वो आपको पता है, आपने देख ली हैं, उसमें मज़ीद आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। तो दिस वाज द बेसिक एंड स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ SBI एंड माई सेल्फ। अब हम बात करते हैं जिस काम के लिए या जिस नॉलेज को हासिल करने के लिए आप लोग आए हैं, ICAP या CA। आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है कि CA क्या है जी, CA की क्वालिफ़िकेशन करनी है जी, उसमें फिर पैसा ही पैसा होगा, ठीक है, ये सोचते हैं ना आप लोग, ठीक है। लेकिन उसमें मेहनत भी होती है भाई, ठीक है। आप लोगों ने ड्रामे 2-4 देख लिए, वो एक ड्रामा भी था ना, उसमें कौन सी लड़की है वो जो पहले बड़ा गरीब घराने से ताल्लुक़ होता है, फिर बाद में वो CA कर लेती है, तो फिर उसके कुछ था इस तरह से, ठीक है। चले मुझे नाम भूल रहा है उसका, लेकिन लोग शायद उसको देखकर भी जो है ना वो सोचते हैं कि अब CA करना चाहिए। तो बहरहाल CA के वाले से मैं आपको बता देता हूँ जी, पहले तो समझना ज़रूरी है कि ICAP क्या है। आप लोगों के लिए आसान लैंग्वेज में मैं बता देता हूँ कि ICAP जो है दैट इज़ बोर्ड। जैसे आप लोग FSC करते हैं तो FSC का एक बोर्ड होता है, लाहौर बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, बहावलपुर बोर्ड है, इस तरह के बोर्ड्स होते हैं। इसी तरीके से ICAP
और ये सिर्फ बोर्ड नहीं है, ठीक है, ये बड़ी आप समझ लें कि एक छोटा सा फंक्शन है ICAP का जो वो परफॉर्म करते हैं। ICAP इज़ एक्चुअली एन इंस्टीट्यूट जो कि पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी और इकॉनमी से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस या प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपने रिसेंटली देखा FATF, आप लोग समझते हैं ख़बरों में बहुत आता है जी, FATF जो है उसने पाकिस्तान के ऊपर ये पाबंदियाँ लगा दी, वो पाबंदियाँ लगा दी, उनकी प्रॉब्लम्स। इन लोगों से डील कौन करेगा, कौन इनके सवालों के जवाब देगा, कौन इनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा? ये वो लोग होंगे जो कि गवर्नमेंट में इस लेवल पे हैं कि वो चीज़ों को समझते हैं। इस FATF वाला जो प्रॉब्लम हुआ या FATF वाली जो एपिसोड हुई, उसमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो मदद की, उसमें सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने मदद की वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान ICAP के लोगों ने की। यानी कि ये लोग वो स्किल सेट रखते हैं, वो नॉलेज रखते हैं, वो एजुकेशन रखते हैं जिससे इस तरह के इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा सकता है। अभी आजकल बड़ा मशहूर हुआ है जी ICAP के अंदर जो पाकिस्तान में वो जो आया हुआ है IMF वाले लोग आए हुए हैं, ये जिस तरह की नॉलेज या जिस तरह की चीज़ों का जिक्र करते हैं, ये इन चीज़ों को समझने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए होते हैं। तो ICAP ने FATF के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प की गवर्नमेंट की। और अभी रिसेंटली जो बजट आया है, बजट के ऊपर सेमिनार्स होते हैं, बजट के ऊपर सिम्पोजियम्स वगैरह होते हैं। अच्छा, बजट में ये कौन डिसाइड करता है कि जी इतने % टैक्स लगा दें? टैक्स लगाना तो आपको बहुत बुरा लगता है जी, हर चीज़ पे टैक्स लग गया, हर चीज़ पे टैक्स लग गया, लेकिन ये डिसाइड कौन करता है कि अब हमें क्या ज़रूरत है और उस ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए हमें कितने टैक्स लगाने पड़ सकते हैं? तो इस तरह की ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी डिसाइड होती हैं एक हायर लेवल के ऊपर, जिन लोगों के पास हायर स्किल सेट होता है, हायर नॉलेज बेस होती है। तो ICAP के मेंबर्स के थ्रू ये सारा प्रेरोगेटिव है, ये सारा काम है जो ये लोग करते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि इस तरह के बंदे डेवलप करने, जो बंदे डेवलप करते हैं उनको कुछ पढ़ाना है, उनको कुछ स्किल सेट देनी है, उनको कुछ एजुकेशन देनी है। तो उनको एजुकेशन देने के लिए जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, जो उनसे पेपर लिए जाते हैं, उनको हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कहते हैं, सही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे लेवल्स के ऊपर एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो जहाँ पे किसी भी छोटे से छोटे बिज़नेस से लेकर एक मुल्क की इकॉनमी तक को समझते हैं और उनको जो है वो सर्विसेज देते हैं। तो ICAP का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो ये था कि हम लोग यहाँ पे ऐसे प्रोफेशनल्स डेवलप करते हैं जिनके पास वो स्किल सेट होता है, वो नॉलेज बेस होती है, वो क्वालिफ़िकेशन होती है, वो एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपर्टाइज होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं एक इकॉनमी को समझने के लिए, संभालने के लिए। और टू कंक्लूड माय आर्गूमेंट, मैं ये बताता हूँ कि आप लोगों के इस वक्त जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं जनाब इसहाक डार साहब, ही इज़ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। और खैर उनकी जो एफिलिएशंस हैं, पॉलिटिकल एफिलिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो एक बड़े जिसे कहते हैं ना कि एक मुतनाज़ा शख्सियत बन जाते हैं। लेकिन बहरहाल उस चीज़ की तरफ हम नहीं जाते। लेकिन आप देखें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ द पर्सन जो कि डिफरेंट जगहों पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आपका अब तो नहीं है, लेकिन आपके जो नैब के एक पुराने जो नैब के हुआ करते थे प्रेसिडेंट, वो भी नैब के चेयरमैन, नॉट प्रेसिडेंट, नैब के चेयरमैन जो है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे एक वक्त में, ठीक है जी। तो हम लोगों ने CA के बारे में समझ लिया। अब हम ज़रा ये बात कर लेते हैं कि आप लोग जब CA चूज़ करते हैं या CA को एज ए फील्ड चूज़ करते हैं, तो व्हाट शुड बी योर कंसर्न। आप कोई भी फील्ड चूज़ करते हैं, कोई भी फील्ड में जाने लगते हैं, तो आपके जहन में ये कुछ बातें होती हैं जो मैंने सोच के नोट डाउन की हैं कि मेरे ख्याल से जब आप एक फ़ील्ड चूज़ करते हैं तो आपको कौन कौन सी बातों को एवेल्युएट करना चाहिए कि क्या इस फील्ड में ये है, क्या ये भी है, क्या ये भी होगा, क्या ऐसे भी होगा। तो अगर सारी चीज़ों का जवाब हाँ होगा तो आप कहेंगे कि यस, ये जो फील्ड है ये बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है, ठीक है। तो आप किसी भी फील्ड को चूज़ करते हैं, चाहे वो आपका मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, कंप्यूटर या IT है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो आप कुछ ये चीज़ें समझते हैं, देखते हैं एम्प्लॉयमेंट होगी कि नहीं होगी, इस क्वालिफ़िकेशन के बाद जो जॉब मुझे मिलेगी क्या उसकी पेइंग कैपेसिटी भी है कि नहीं है, क्या उसमें कोई ग्रोथ भी होगी कि या मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे बैठा का बैठा रह जाऊँगा, क्या कोई उसमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होगी, इनोवेशन भी होगी, या मैं बस जिसे कहते हैं कि एक कुएँ का मेंढक बन के रह जाऊँगा, क्या कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, क्या कोई प्रैक्टिसिंग लाइसेंस भी मिलेगा, यानी कि कुछ ऐसा काम भी होगा कि जो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकते हैं, या मैं भी वही काम कर रहा हूँ जो बाकी लोग कर रहे हैं तो मुझे तो बड़ा कंपटीशन मिलेगा, क्या इस फील्ड में डाइवर्सिटी है, क्या इंटरनेशनल रिकग्निशन है, और क्या कैरियर चॉइसेस इसमें मौजूद हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के वाले से। तो इन सारे आर्गूमेंट्स के ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट,
एम्प्लॉयमेंट जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में 100% एम्प्लॉयमेंट है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलते नहीं हैं, और इसलिए गवर्नमेंट को इस तरह की जो पोस्ट है उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अलावा कुछ और क्वालिफिकेशंस को भी इनवाइट करना पड़ता है। उसकी रीज़न ये नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट पास कम होते हैं, उसकी रीज़न ये है कि जो स्किल सेट डैट वी रिक्वायर, द नॉलेज बेस डैट वी रिक्वायर, ये मेहनती लोगों का ही काम होता है, और जो मेहनती लोग होते हैं उनको दूर से पहचान लिया जाता है और उनको फिर इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जाता। तो मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, दे आर द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर लीस्ट व्हेन वी आर लेयरिंग ऑफ, दे हैव द लीस्ट प्रॉबिलिटी ऑफ लेयरिंग ऑफ। लेयरिंग ऑफ से क्या मुराद है कि जब कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कोविड आया तो लोगों ने एम्प्लॉयज़ को फारिग करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्यों फारिग करना शुरू कर दिया कि फाइनेंसेस जो है वो मैनेज नहीं हो रहे थे। तो फाइनेंसेस मैनेज नहीं हो रहे थे तो फिर किसको फारिग करना है, ये डिसाइड किसने करना था, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने करना था। ठीक है, तो ये थोड़ी कहेगा कि ये मुझे भी निकाल दें, राइट। सो दिस वाज अ लाइटर नोट डिस्कशन, लेकिन ये है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कर रहे होते हैं, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फाइनेंस और कैश और इस तरह के मामलात होते हैं उनको डील कर रहे होते हैं। तो ये हमेशा चाहिए होते हैं, ये इनको इतनी जल्दी फारिग नहीं किया जा सकता। और इवन देन दे आर डूइंग मल्टीपल जॉब्स, दे आर डूइंग मल्टीपल बिजनेसेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसमें कोई इस तरह से नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स होंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ऑलवेज एम्प्लॉयड, और वो सिर्फ अनएम्प्लॉयड तब होते हैं जब उनकी मर्ज़ी होती है कि यार आजकल मेरा दिल नहीं कर रहा काम करने को बस। ठीक है, पेइंग कैपेसिटी। अच्छा, पेइंग कैपेसिटी के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे 2-3 बड़ी मज़े की वेबसाइट्स मिली है। पहली वेबसाइट का स्क्रीनशॉट आपको नज़र आ रहा होगा, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की वेबसाइट है, इसके ऊपर लिंक दिया हुआ है pgc.edu/which field has highest salary in पाकिस्तान। इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक लिस्ट दी हुई है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज़ द फर्स्ट फील्ड विच हैज़ द हाइएस्ट एवरेज सैलरी इन पाकिस्तान राइट नाउ। फिर आगे आपको उनको नज़र आ रही है एक और वेबसाइट startuppakistan.com.pk। ये वेबसाइट भी जो है पाकिस्तान में रिसर्च के हवाले से और नए ट्रेंड्स के हवाले से बड़ी मशहूर है, और इसका नाम ही स्टार्टअप है। तो बिजनेसेस जो नए स्टार्टअप हो रहे हैं उसके हवाले से ये बड़ी रिसर्च और बड़े आर्टिकल्स करते हैं। इनका भी एक आर्टिकल आप लोगों के सामने है, उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को 10 बेस्ट पेइंग जॉब्स इन पाकिस्तान में सबसे ऊपर रखा है। इसके बाद MBBS डॉक्टर्स, IT प्रोफेशनल, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स, जजेस लॉयर्स भी हैं, लॉयर्स भी बड़े पैसे कमाते हैं। अच्छा, तो उसके बाद है जी स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ऑफ टट्स। ठीक है, ये पता नहीं क्या है, खैर ये भी एक वेबसाइट थी, इसके ऊपर भी मैंने जो है ना वो रिसर्च की। ये मतलब डिफरेंट वेबसाइट आप गूगल पे जाके सर्च करें तो आपको शायद गूगल भी बताता है कि जी हाईएस्ट पेइंग सैलरी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। खैर, आई रेस्ट माई केस इन दिस आर्ग्यूमेंट हेयर। आगे चलते हैं जी, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं दे कैन गो एट वट एवर हाइट दे वांट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्मली ऐसे होता है कि आप एक जगह पे हैं, आपने वहाँ से आगे तरक्की करनी है तो आपको कोई और क्वालिफ़िकेशन करनी पड़ेगी, राइट। आपको कोई कोर्स करना पड़ेगा, आपको ऊपर जाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप MBBS करते हैं तो उसके बाद यू हैव टू डू सम स्पेशलाइजेशन इन सम फील्ड, तो आप फिर उस फील्ड में जा सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज़ द डन एंड डस्टेड फुल एंड फाइनल क्वालिफ़िकेशन, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग आफ्टर दिस। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यू कैन गो अप टू एनी लेवल, और आप CFO, CEO, कंपनी सेक्रेटरी, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, चीफ इंटरनल ऑडिटर, इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है वो बन सकते हैं। ना सिर्फ लोकली बल्कि ग्लोबली भी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये की मैनेजमेंट पोजीशंस के ऊपर होते हैं ये लोग, और अच्छी जो है ना वो सैलरी भी कर रहे होते हैं और अच्छा काम भी कर रहे होते हैं। अच्छा, ये करते कैसे हैं, हाउ दे प्रॉस्पर, हाउ दे ग्रो इन देयर फील्ड्स, उसके लिए कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। व्हेन यू आर डन विद योर क्वालिफिकेशन, ICAP जो है दैट मेक श्योर कि आप लोग हर साल कुछ ना कुछ क्लासेस ज़रूर लेते रहें। फिर भी वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती हैं, लेकिन ICAP उसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन देता है, आपको बुलाता है, आप ICAP हाउस में जाते हैं, जाके वहाँ पे कुछ एडिशनल क्लासेस, कुछ एडिशनल सेमिनार्स टाइप जो है ना वो चीज़ें कंडक्ट करते हैं। उसके एग्ज़ाम्स तो नहीं होते, उसमें आपको एज ए स्टूडेंट बैठना भी नहीं पड़ता, आप वहाँ पे गेस्ट के तौर पे जाते हैं। लेकिन ICAP मेक श्योर ऑन इट्स ऑन एक्सपेंस
ICAP अपने खर्चे से ये मेक श्योर करता है कि जो बच्चे हैं उनको अपडेट्स मिलती रहें, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको पता चलता रहे कि यार अब मार्केट में क्या चेंजेस आ रही हैं, अब IT में क्या चेंजेस आ रही हैं। मैं कहता हूँ कि ICAP ने तो इतना काम कर दिया पिछले कोई 1 साल में, हर रोज़ ही कोई ना कोई इनका सेमिनार सिर्फ इस चीज़ के ऊपर होता है कि डाटा मैनेजमेंट क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब आ गई है अकाउंटेंसी में तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। और बहुत रेगुलरली एटलीस्ट वंस इन एवरी मंथ एक CPD प्रोग्राम हो रहा है आजकल उन लोगों के लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनको ये बताने के लिए कि अब IT की क्या अपडेट्स हैं और IT में क्या चेंजेस आ रही। तो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा फोकस ICAP का इसके ऊपर, और ICAP इसको लेकर भी चलता है अपने साथ साथ और लोगों को बताता है कि भाई ये अपडेट्स हैं और इस तरीके से चीज़ें आ रही। देन आप ये देखेंगे कि आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। येस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बिज़नेस भी करते हैं और वो जॉब्स भी करते हैं और वो सिर्फ बिज़नेस भी कर सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि व्हाट आर द अल्फा एंड ओमेगा, व्हाट इज़ द ABC ऑफ बिज़नेस। उन्हें अंदाज़ा है कि बिज़नेस कैसे करते हैं और अगर उनको पता है कि बिज़नेस कैसे करते हैं तो दे कैन डू द बिज़नेस। अगर वो किसी और का बिज़नेस मैनेज कर सकते हैं तो दे कैन एज वेल डू देयर ओन बिज़नेस। तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो एक वक्त में एक से ज़्यादा बिजनेसेस, कुछ पैसिव इनकम सोर्सेज, कुछ एक्टिव इनकम सोर्सेज हमेशा होते हैं। मैंने आज तक कोई ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं देखा जो सिर्फ सैलरी पे काम कर रहा हो। इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी सैलरी कम होती है, इसका ये मतलब होता है कि दे हैव द कैपेसिटी, दे हैव द टाइम, तो फिर वो कुछ और बिजनेसेस में इन्वेस्ट भी करते हैं और बिजनेसेस में एक्टिवली काम भी करते हैं। देन देयर इज़ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ कॉल्ड प्रैक्टिसिंग लाइसेंस। प्रैक्टिसिंग लाइसेंस, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट करने का प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिल जाता है। ऑडिट करना से क्या मुराद है? ऑडिट एक स्टैट्यूटरी एक्टिविटी होती है जो हर कंपनी ने हर साल करानी है और हर कंपनी ने हर साल ऑडिट कराना है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि मैंने SPS का, सादिक पब्लिक स्कूल बाबरपुर का ऑडिट किया, तो उसमें उनकी ज़िम्मेदारी थी, खैर उनकी ऐसा उतनी स्ट्रॉन्ग जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन लोग जो हैं वो खुद भी कहते हैं कि यार हमने ऑडिट कराना है। ऑडिट कराना कंपनियों पे ज़रूरी है, ये आप लोग जब पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको बताएंगे किसने कराना है किसने नहीं कराना। लेकिन इस वक्त अगर आप बात करें कि देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज़ इन पाकिस्तान जिनको ऑडिट कराने की ज़रूरत है। सिर्फ 2022 में 26,500 कंपनीज़ नई रजिस्टर हुई हैं। तो बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट भी बड़ा ज़बरदस्त है कि आप प्रैक्टिसिंग लाइसेंस में जाएं, आप अपनी फर्म खोलें, आप ऑडिट करना शुरू कर दें, आपको ऑडिट्स मिलेंगे और दैट इज़ ए बिज़नेस, वो आप बिज़नेस कर सकते हैं। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई बंदा जो है वो ऑडिट नहीं कर सकता। कुछ और छोटी सी कंपनीज़ के कुछ और लोग ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर हैं, वो ना होने के बराबर है। दैन फील्ड की डाइवर्सिटी की बात करें, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, जिस बिज़नेस में पैसा है आप उस बिज़नेस में काम कर सकते हैं, ठीक है। इंजीनियर्स जो हैं वो सिर्फ इंजीनियरिंग की फील्ड में जा सकते हैं। IT प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो सिर्फ हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, अपना हॉस्पिटल बना सकते हैं। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो हॉस्पिटल में भी काम कर सकता है, वो IT सॉफ्टवेयर हाउसेस में भी काम कर सकता है, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता है, क्योंकि हर जगह पे देयर इज़ ए फाइनेंस इन्वॉल्व, ठीक है। बहुत छोटी छोटी जो होती हैं, आप जो कह लें कि जी निटी ग्रिटीज़ होती हैं, छोटा छोटा कैश, डबल एंट्रियाँ, काउंटिंग शॉटिंग, ये नहीं करते। इन लोगों के ये काम करने के लिए असिस्टेंट्स होते हैं। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो फाइनेंस और इस तरह के मामलों को हैंडल करते हैं, डील करते हैं, राइट। एंड ये बड़ा ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट है जी, क्या इंटरनेशनल रिकग्निशन भी है? क्या सिर्फ पाकिस्तान में ही ICAP को हम लोग CA करेंगे तो सिर्फ पाकिस्तान में ही फ्यूचर है? क्या बाहर भी हम जा सकते हैं? मेरे जितने दोस्त हैं, मेरे साथ जितने लोगों ने आर्टिकल्स किए ड्यूरिंग माई CA जर्नी, आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के बाहर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत सारी रिकग्निशंस इंटरनेशनली आपको मिलती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें ICAEW इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स, आपको मेंबरशिप पाथवे मिलेगा। यानी कि अगर आपने पाकिस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है तो आप इंग्लैंड की चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी कर सकते हैं। मेंबरशिप पाथवे का ये मतलब है कि आपको उनके मेजॉरिटी पेपर्स एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, आपने 1 या 2 पेपर देने हैं तो आप उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा UK सिपा जो है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट्स, इसका भी मेंबरशिप पाथवे है। CPA कनाडा का मेंबरशिप पाथवे है। न्यूजीलैंड का चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन सकते हैं, उसका भी एक पाथवे आप लोगों के लिए, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो इन कंट्रीज़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। और इन कंट्रीज़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का मतलब है कि इफ़ यू वांट टू गो देयर, तो आप वहाँ पे जाके तो अपनी इस क्वालिफिकेशन की बेसिस के ऊपर मेंबरशिप पाथवे लेकर वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे जॉब कर सकते हैं।
इसके अलावा जी कुछ कोलैबोरेशंस हैं, प्रोफेशनल कोलैबोरेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के साथ प्रोफेशनल कोलैबोरेशन है। अब प्रोफेशनल कोलैबोरेशन का मतलब है कि पाकिस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सऊदी अरब के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इज़्ज़त देंगे, अपने जैसा समझेंगे, और सऊदी अरब के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इज़्ज़त देंगे और अपने जैसा समझेंगे। अपने जैसा समझने से क्या मुराद है, व्हेन देयर इज़ ए जॉब तो उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिलेगी। अगेन जो यूएसए का चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, CIMA, इसे सीमा भी कहते हैं, इसमें मेंबरशिप पाथवे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मिलता है, कुछ पेपर्स देने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आप उनके मेंबर भी बन सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि यार आप लोग एक क्वालिफिकेशन नहीं बल्कि इन सारी कंट्रीज़ की क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जब आपका CA के पेपर्स पास होते हैं तो आपके वो वाले पेपर्स आगे वाले इन कंट्रीज़ के पेपर भी ऑटोमेटिकली समझेंगे पास हो रहे हैं। फिर ICAP एज एन इंस्टीट्यूट, इसकी बहुत सारी एफिलिएशंस हैं। एफिलिएशन से क्या मुराद होती है कि ICAP को डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करती हैं, उनको एक मेंबरशिप हासिल है, अफिलिएशन हासिल है, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो यहाँ के भी होते हैं वो उन ऑर्गेनाइजेशंस में जाके पाकिस्तान को, ICAP को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी है, नाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी जगहों पे तो ICAP यानी कि हमारा जो इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान है वो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के फाउंडिंग मेंबर्स में से है, यानी कि इन्होंने मिलकर ये डिफरेंट जो है ये एक्टिविटीज़ स्टार्ट की है। तो इंटरनेशनल रिकग्निशन इज़ ग्रेट। कैरियर चॉइसेस, खैर ये बात हम कर चुके हैं कि आप बैंकिंग में जा सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जा सकते हैं, एनर्जी सेक्टर में, IT सेक्टर में, एजुकेशन, कंज्यूमर गुड्स, एग्रीकल्चर, टेलीकॉम, पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ पे मैं अपने आर्गूमेंट्स जो हैं इनको कंक्लूड करता हूँ। जो हम लोग बात कर रहे थे कि CA एज ए कैरियर चॉइस हमारे लिए कैसा है, हम लोग इस कैरियर चॉइस के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने बात की है। तो जनाब अब जब करना है तो फिर कैसे करना है, ये आप लोगों के लिए थोड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आ गई है। खैर इससे पहले जो डिस्कशन हम लोगों ने की थी ये इस तरह के लोगों के लिए की थी हु आर चूजिंग राइट नाउ। देखें आप लोग इस वक्त जो FSC के बाद अब अपना कोई कैरियर चूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से अब आपकी सारी की सारी लाइफ जो है वो डिसाइड होगी। ठीक है, ये एक ऐसा मोड़ है जिस मोड़ के बाद आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अगर दो दोस्त बिल्कुल पहले तो चॉइस ही कोई नहीं ना होती थी, 7वीं क्लास के बाद 8वीं क्लास करनी पड़ती थी, ठीक है, 8वीं के बाद 9वीं क्लास, फिर 10वीं क्लास करनी पड़ती थी, देयर वाज नो चॉइस, नाउ इज़ द चॉइस। और इसके बाद शायद आप दो दोस्त जो कि इकट्ठे आप नर्सरी से इकट्ठे पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे आके आप दो दोस्त अगर डिफरेंट डिसीजन लेंगे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ चला जाए, एक फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग की तरफ चला जाए, तो आज से 5-7 साल के बाद देयर लाइफ वुड बी सो मच डिफरेंट, देयर लाइफ वुड बी सो मच डिफरेंट। वो एक डिफरेंट फेज़ पे चल रहा होगा, आप एक डिफरेंट फेज़ पे चल रहे होंगे। सो डैट इज़ वाई वी डिस्कस्ड ऑल अबाउट कैरियर चॉइसेस के CA के अंदर आप जब कैरियर में इस चॉइस में आ रहे हैं, इस कैरियर को चूज़ कर रहे हैं, तो आपको किन किन चीज़ों को जहन में रखना होगा, क्या क्या आइटम्स आई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है। नाउ इफ़ यू डिसाइड टू चूज़ CA, तो फिर आपके पास कितना टाइम चाहिए CA को करने के लिए। सबसे पहले जी आपका जो लेवल आता है उसे हम लेवल 1 कहते हैं, PRC। एंड PRC इज़ एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। इसमें 5 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स आपने देने होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का ये मतलब है कि जब आपके एग्ज़ाम्स हो रहे होंगे, आप कंप्यूटर पे MCQs आ रहे होंगे इसके सामने, और आपने उन MCQs में से करेक्ट आंसर को टिक करना है। ये एग्ज़ाम्स आपके हर महीने होते हैं, और इसके लिए ICAP ने करेंटली जो कंप्यूटर लैब्स कुछ हायर की हुई हैं। आप कंप्यूटर लैब में जाते हैं, वहाँ पे आपके सामने आपका पेपर आता है, आप इसे सॉल्व कर देते हैं। हर महीने पेपर होते हैं, 5 पेपर्स होते हैं, आपने ये करने होते हैं। आइडियली इनके ऊपर तकरीबन 6 महीने रिक्वायर्ड होते हैं, 5 से 6 महीने, 4 ये समझ लें कि थोड़ा सा ज़्यादा है, 4 से 5 महीनों में आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। PRC का जो लेवल होता है, PRC इज़ एन इंट्रोडक्टरी लेवल, इज़ एन एंट्रेंस लेवल, जिसमें हम बच्चों को सिर्फ ये बताते हैं कि यार बस तैयार हो जाओ। तैयार करते हैं ना, मालिश मुलिश करते हैं बच्चों, खैर मालिश नहीं करते, ज़हन की मालिश करते हैं, उसको तैयार करते हैं कि भाई सीधे हो जाओ। तो PRC लेवल जो है ये आप समझ लें कि 4 से 5 महीनों में हो जाता है। मैंने मैक्सिमम ज़रा ज़्यादा टाइम लिखा है, 6 महीने का। और आफ्टर डैट देयर इज़ अ लेवल विच इज़ कॉल्ड CAF। जब आप PRC क्लियर कर लेते हैं तो आप CAF लेवल पे चले जाते हैं। CAF लेवल में 8 पेपर्स हैं,
मैं इनको कहता हूँ पेपर बेस्ड एग्ज़ाम्स, यानी कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको आंसर शीट मिलेगी, आपने उसको सॉल्व करना है और फिर उसके बाद आपने उसको सबमिट करना है, ठीक है। ये एग्ज़ाम्स कंप्यूटर पे नहीं होते। और उसके बाद 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज होते हैं। हैंड्स ऑन कोर्सेज की भी क्लासेस होती हैं, ये कुछ स्किल्स आपको सिखाते हैं और उन स्किल्स का पेपर नहीं होता, उन स्किल्स का पेपर नहीं होता। आपने जिस कॉलेज से किया है ना, वही कॉलेज आपको इसमें ओके कर देगा जब आप उनकी एक्टिविटीज़ पूरी करेंगे, जब आप परफॉर्म करके दिखाएंगे। इसमें 2 स्किल्स हैं, एक तो सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन स्किल्स है, और दूसरी जो है वो कंप्यूटर की स्किल्स है। तो इन 2 स्किल्स के ऊपर आपको 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज कराए जाते हैं, ये आपने करने होते हैं। ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये 6-6 महीनों के बाद होते हैं, मार्च में और सितंबर में, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली इसमें 1.5 से 2 साल का टाइम लगता है। अच्छा जी, यहाँ पे 1.5 साल इज़ द मिनिमम टाइम पीरियड जिसमें तकरीबन लोग पास कर लेते हैं 1.5 से 2 साल के अंदर। मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो 4 साल का है, आपने 4 साल के अंदर कैफ क्लियर करना होता है। देन जब आप ये दोनों लेवल्स कर लेते हैं तो फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। 3.5 साल की ट्रेनिंग होती है, ये आपने किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ करनी होती है, ठीक है। यानी कि आपको पढ़ने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ जोड़ देते हैं कि भाई अब तुम इससे सीखो खुद, सही है। यानी कि एक आपका उस्ताद होता है, आप उसका छोटा होते हैं, वो आपसे काम कराता है और फिर आपको सिखाता है, ठीक है। और आपको वो सारे काम सिखाता है। 3.5 साल की ट्रेनिंग एक बहुत लंबा अरसा होता है जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज़ें फ्रॉम द स्टार्ट टू द टॉप लेवल वो सिखाता है। फिर ऐसे होगा कि वो कहेगा यार जाओ खुद ही कराओ। जैसे मोटरसाइकिल मैकेनिक को वो उस्ताद होता है तो वो कहता है यार ठीक है आप तुम खुद ही करो, ये तुम्हें आता है करना, सही है। तो बाय द एंड ऑफ दिस आर्टिकल यू विल बी ए कंप्लीट ऑडिटर या वट एवर द फील्ड यू आर वर्किंग इन। आप अगर टैक्स की फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप एक कंप्लीट टैक्स एडवाइज़र बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप एडवाइज़री में काम कर रहे हैं तो आप एक मुकम्मल एडवाइज़र बन जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के साथ साथ आप लोगों का एक लेवल होता है जी जिसे हम CFAP कहते हैं। CFAP के पेपर बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें अभी थोड़ी सी चेंजेस भी आ रही हैं। ICAP CFAP के एग्ज़ाम्स को कंप्यूटर बेस्ड कर रहा है, ठीक है। ICAP के एग्ज़ाम्स, अच्छा अब ये CFAP लेवल के ऊपर ना एक बड़ी मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ। ये 6 पेपर्स होते हैं, इन 6 के 6 पेपर्स में ICAP क्या कहता है, ICAP कहता है अपनी किताबें साथ ले आओ एग्ज़ाम में। वो कहता है कि भाई सवाल पढ़ो, बुक खोलो और मुझे इसका आंसर बताओ, ठीक है। तो अब डेफिनेटली वो ये तो नहीं पूछ रहा होगा कि अच्छा बताएं जी पोर्टर की 5 फोर्सेस जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो आप बुक खोल के लिख देंगे अच्छा ये तो भाई मज़े के 5 नंबर मिल गए, ठीक है। ऐसे नहीं होता, वो फिर आपसे सवाल ऐसा पूछेगा जो वाकई आपको टेस्ट कर रहा होगा। वो आपको सिनेरियो देगा, वो कहेगा कि यार बताओ कि अब ये सिनेरियो है, वो उधर से आया, उसने ये बात की, फिर ये हो गया, तो बताओ अब क्या करना चाहिए, ठीक है। अब आपको बताओ कि अगर बिज़नेस में ये वाला सिनेरियो आ जाए कि अगर कॉस्ट बढ़ जाए, अगर आपके कॉम्पिटिटर्स आ जाएं, अगर फ़लाँ काम ऐसे हो जाए, फ़लाँ काम ऐसे हो जाए, बताओ कैसे करना है, ठीक है। यस, कॉन्सेप्ट्स और उनकी एप्लीकेशन, राइट। तो ये CFAP लेवल जो है ये बड़ा ज़बरदस्त लेवल है और इसमें आप समझें कि आप उस वक्त जो है वो किस लेवल तक पहुँचे होंगे। 6 में से 5 पेपर्स हैं जो कंप्यूटर जो आपके ओपन बुक पेपर हैं। एक पेपर अभी भी ऐसा है जो ओपन बुक नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक आप पहुँचेंगे वो ओपन बुक हो चुका होगा, ठीक है। ओपन बुक एग्ज़ाम में आप अपनी मर्ज़ी की, कुछ पेपर्स में आप अपनी मर्ज़ी की किताबें ला सकते हैं, कुछ पेपर में ICAP की स्पेसिफिक किताबें होती हैं, आप सिर्फ वही लेकर जा सकते हैं। तो आपने अपनी रिसर्च, अब ये होता है जिसे मैं कहता हूँ कि ट्रू रिसर्च बेस्ड पेपर है, ठीक है। आपसे रिसर्च की बेसिस के ऊपर आप उसका आंसर करेंगे, बस रट्टे रुट्टे लगाने वाला काम जो है वो आप FSC में छोड़ आए हैं आप, ठीक है जी। तो इसके साथ फिर आपके MSA के 2 पेपर्स होते हैं। अगेन MSA भी उसी तरीके से है, इसमें फिर 2 या 3 सब्जेक्ट्स को जोड़ के आपसे फिर दोबारा पेपर लिया जाता है। ये जो आपने CFAP में 6 पेपर्स पढ़े हैं ना, इसमें से 2-2 पेपर जोड़ के, इसका कोई एडिशनल कोई अलग से सिलेबस नहीं होता। तो दिस इज़ जस्ट टू टेल यू कि आप किस लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म पे जा रहे होंगे, ठीक है। आप किस लेवल पे जाके चीज़ों को समझ रहे होंगे। और ये ऐसा नहीं है कि आपने खुद ही करना है, आपकी क्लासेस हैं, आपके टीचर्स हैं। दैट इज़ वाई वी सेड कि हम लोगों ने जब सबसे पहले स्टार्ट किया तो हमने CFAP लेवल से स्टार्ट किया था, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है, वहाँ पे बच्चों को ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सेमी एनुअली एग्ज़ाम्स होते हैं जी, तो अप्रॉक्सीमेटली जो इसमें मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है वो 3.5 साल होते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका आर्टिकल स्टार्ट होते हैं उसके साथ ही आप CFAP और MSA के एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जो मिनिमम टाइम इसमें रिक्वायर होता है वो तकरीबन 5 से 6 साल के दरमियान में होता है, ठीक है। लेकिन ये गौर करें, मिनिमम टाइम मैंने कहा। ऑन एवरेज स्टूडेंट्स CFAP वगैरह और MSA के एग्ज़ाम्स में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं जी।
बिल्कुल अपनी जिसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को छोड़ के भूल के सिर्फ मेहनत करने के ऊपर फोकस करेंगे आप। अपनी जिस तरह की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बच्चे अक्सर इस उम्र में स्टार्ट कर लेते हैं वो सारी ख़त्म करनी पड़ेंगी, वो सारी आपको छोड़नी पड़ेगी। देखिए ना, इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग यू नेवर हैड यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर डिड। ठीक है, अगर आप एक अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन की है कि कितना अच्छा रिवॉर्ड है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, तो उस अच्छे रिवॉर्ड के लिए मेहनत भी अच्छी करनी पड़ेगी। मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को इसमें बच्चे समझते हैं कि यार बस ये तो इजी सा होगा, बस इसको थोड़ा सा कर लेते हैं तो पास हो जाएगा। ऐसे नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो आपका ये तकरीबन 5.5 साल में CA कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड इफ़ इट इज़ और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि यार ये एक ना रेस है, लेकिन ये रेस कौन सी है? क्या ये एक मैराथन रेस है? मैराथन रेस आपको पता है क्या होती है? वो लोग 8-8, 9-9 घंटे भागते रहते हैं और बड़ी लंबी उन्होंने जो है ना वो रेस करनी होती है, कोई 40 किलोमीटर को 50 किलोमीटर। लेकिन एक 100 मीटर की रेस भी होती है जो कि 19 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका। ठीक है, तो ये रेस है, लेकिन ये कौन सी है ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप उतनी स्पीड से भागेंगे जितनी स्पीड से यूसेन बोल्ट भागा था, जितनी स्पीड से उसने 100 मीटर की रेस उसने 19 सेकंड में कवर की थी, तो ये 19 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। यानी कि नॉट लिटरली 19 सेकंड में नहीं, लेकिन ये है कि मिनिमम टाइम में कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्लो लगे रहेंगे, बस ठीक है यार 6 महीने बाद पेपर आ रहा है, चलो 2 महीने रेस्ट कर लिए, यार मेरी ज़िंदगी में पढ़ाई के अलावा और कोई काम ही नहीं है, तो आप लोग जो है ना वो अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, फिर आप रिफ़्रेश से दोबारा वापस स्टडी में आना भूल जाते हैं बच्चे अक्सर। तो ऐसा नहीं करना। वो FSC के कॉलेजेस वगैरह में ये होता है कि अक्सर इंस्टीट्यूट्स में आपके ऊपर वो डंडा कॉलेज ने सीधा किया होता है, टेस्ट ले रहे होते हैं, आपको आपकी छुट्टी होती है तो आपके घर वालों को कॉल कर लेते हैं। वो अब क्योंकि आप हायर एजुकेशन में आ गए हैं इस तरह से नहीं है, लेकिन इसकी वजह से बच्चे उसको एंजॉय करते और डीले पड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो 3.5 साल जो हैं ये आपको इस लेवल के ऊपर लग सकते हैं। ठीक है, उसमें आपने पेपर्स देने, और क्योंकि ये 3.5 साल वही हैं जो आपकी मिनिमम ट्रेनिंग है, जिसके ऊपर हम लोगों ने बात की थी कि ट्रेनिंग तो करनी ही करनी। बताता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, आप लोगों से मैं जो है वो सारे क्वेश्चन पूछूंगा। बस लेट मी प्रेजेंट माय केस फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे। तो मिनिमम टाइम जो है वो 5.5 से 6 साल है। ऑन एवरेज बच्चों को 6.5-7 साल लग जाते हैं, क्योंकि वो टाइम जब ज़ाया करते हैं, उनके पेपर को फेल होते हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस क्वालिफिकेशन में स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने जैसे FSC में होता है कि आपने सारे पेपर पास किए हैं तो देन यू विल बी कंसिडर्ड क्वालिफाइड। यहाँ पे आप PRC, CAF, आर्टिकल्स जब कर लेते हैं, ये लाल पट्टी तक जब आप पहुँच जाते हैं, तो फिर उसके बाद यू हैव वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इसके बाद आपके आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। आर्टिकल्स में भी आपको कुछ कैश फ्लो आना शुरू हो जाता है। तो शायद 3-3.5 साल के अंदर ही आपको कुछ ना कुछ कैश इनफ्लोज आना शुरू हो जाते हैं, जिससे आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, ये वाली बात ना सोचें। आप ये सोचें कि आप अपनी एजुकेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड, राइट। तो ये जो टाइम रिक्वायर्ड है, ये मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है। अगेन इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड है, फिर उसके बाद आप लोग कर सकते हैं। दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू प्लेज टुडे। ये वो चीज़ है जिसका आज आप लोगों को वादा करना होगा। CA शुरू करने से पहले हर एक बच्चे को कहें कि जाओ वज़ू करके आओ। वो वज़ू करके आएगा, उसे कहो कि अब तुम जो है ना वो खड़े होकर हाथ बांध के ये कहो कि तुम मेहनत करोगे कि नहीं करोगे। अगर आप ये समझते हैं कि आप उस बच्चे की तरह मेहनत अब आपका, जैसे मैंने बात पहले भी की थी कि 2 लोग हैं, 2 दोस्त हैं, एक दोस्त ने CA शुरू कर लिया और एक ने BBA शुरू कर लिया। और अगर आप समझते हैं कि BBA वाले की ज़िंदगी में बहुत सारे रंग हैं और आप उन रंगों को कैप्चर करने चले जाएंगे, अगर आप वो तितलियां पकड़ने चले जाएंगे, तो फिर आपका ये वाला काम रह जाएगा। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आपको ये समझना होगा कि जो BBA बच्चा जो कर रहा है, उसने दिन में 2 घंटे क्लास लेनी है, उसके बाद उसने सारा दिन यूनिवर्सिटी एंजॉय करनी है, उसका आपका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, तो अभी आपने पहले दिन वादा करना है अपने आप से कि आपने मेहनत करनी है, और अपनी ज़िंदगी के 5-6 साल आप इस पर लगा दें, तो ये 5-6 साल आपको रेस्ट ऑफ़ योर लाइफ, जितनी भी अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी लिखी है, वो आपकी जो है वो हेल्प, वो आपको ये फल देता रहेगा। लेकिन अगर आपने अभी सोच लिया कि यार अभी मैंने ड्रामे देखने हैं सारे, अभी मेरे ड्रामे निकल जाएंगे, आजकल भी जो ड्रामे लगे हुए हैं आप लोग देखते तो होते हैं, तो वो ड्रामे जो है वो बाद में भी देखे जा सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। क्यों भाई? ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ से ज़रा अवॉइड करना होगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट CA। CA में मेहनत करनी पड़ती है आपको, CA में आपको फोकस से चलना पड़ता है।
और अगर आप फोकस से चलें, मेहनत करें, तो इस मेहनत का फल भी बहुत ज़बरदस्त होता है। एज़ फार एज़ द कॉस्ट ऑफ डूइंग CA इज़ कंसर्न, मैं इसको कहता हूँ दिस इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन पाकिस्तान। सबसे सस्ती क्वालिफिकेशन है, क्योंकि आपने इसके पूरे लाइफ टाइम में 6.5-7 साल के अंदर आपने इतने पैसे तकरीबन कोई 6 लाख रुपए देने हैं। ठीक है जी, 6,37,600 रुपये इस वक्त जो है वो एस्टिमेटेड फ़ीस है। अब ये डिफरेंट लेवल्स के ऊपर फ़ीस है, आपने सारी आज भी नहीं देनी। स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़े से शुरू में थोड़े ज़्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि ICAP में आपने वो फ़ीस जमा करानी होती है रजिस्ट्रेशन की, और उसके बाद चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक ईजी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल PRC के अंदर आपने जब रजिस्ट्रेशन करानी है तो आपने तकरीबन 16,200 रुपये ICAP को इंस्टीट्यूट को पे करने हैं। ठीक है, अब इसमें भी लेवल्स हैं। जब आपने स्टार्ट करना है तो 5,200 रुपये पे करने हैं, शायद 5,500, फिर उसके बाद आगे थोड़ा थोड़ा करके आपने पे करने हैं। ये आपको फ्रंट ऑफिसर्स जो है ना वो ज़्यादा डिटेल से बता देंगे। जब आप PRC के पेपर देंगे तो PRC की एक तो एजुकेशन की फ़ी है, जो इस वक्त कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, इसमें 1 लाख रुपए इसकी फ़ीस है, लेकिन इसके अंदर 2-3 तरह के आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इकनॉमिक डिस्टर्बेंस असिस्टेंस दे रहे हैं, यानी कि इस वक्त जितने भी मामलात हैं इकोनॉमी के, जो हालात चल रहे हैं, जो महंगाई चल रही है, जो डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है, जो डीजल पेट्रोल के रेट चल रहे हैं, तो हम लोग 30% डिस्काउंट इसमें हर किसी को दे रहे हैं विदाउट इवन आस्किंग। ठीक है, आपको ये भी नहीं कहना कि यार मुझे डिस्काउंट कर दें। तो एक्चुअली 1 लाख नहीं बल्कि 17,000 रुपये फ़ीस है। तो 17,000 रुपये फ़ीस के अंदर फिर बहुत सारे बड़े लेविश किस्म के डिस्काउंट्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, जो आप यहाँ से फ्रंट ऑफिस से जिसकी इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। राइट, अच्छा, ये इसके बाद कैफ आ जाता है। कैफ की 40,000 ICAP की फ़ीस है, लेकिन ये सारी आपने इकट्ठी नहीं देनी। जब आपने 1 या 2 या 3 जितने भी पेपर्स देने हैं, आपने 5,000 समथिंग पर पेपर के हिसाब से आपने ICAP में जमा कराने होते हैं। और इसमें तकरीबन मैंने टोटल ख़र्चा दरअसल एक तरह से बना के लिखा है, जो 8 सालों में आपको करना पड़ता है। ठीक है, जो कि तकरीबन 6,37,600 रुपये। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब आप वो रेड पट्टी क्रॉस कर लेते हैं, जो हमने पिछली स्लाइड पे देखी थी, जब आप PRC और कैफ कर लेते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब आप ये वाली जगह क्रॉस कर लेते हैं, जब आप इतना कुछ कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपके आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। आर्टिकल्स इज़ अ ट्रेनिंग, जो मैंने आपको कहा था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ आप अटैच हो जाते हैं और फिर आप ये समझते हैं कि इसमें वो आपकी ट्रेनिंग करता है। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको पर मंथ स्कॉलरशिप मिलता है, जिसे स्टाइपेंड कहते हैं, और ये हर किसी को मिलता है जो बंदा वहाँ तक पहुँच जाए, चाहे उसके जितने भी मार्क्स हैं, चाहे उसको जितना भी टाइम लगा वहाँ तक पहुँचने में, उसको स्टाइपेंड मिलता है। तो ये जो स्टाइपेंड है ये 4.5 साल तक मिलता रहेगा। हर साल इसमें 10% का इंक्रीमेंट होता है। तो अगर हम लोग बात करें टोटल पूरे 3.5 सालों के अंदर आपको 9,20,000 रुपये का स्टाइपेंड मिल जाता है। तो इसका ये मतलब है कि आपको CA करने के पैसे मिल रहे हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो ये जो आपकी जितनी कॉस्ट CA पे लगी है वो सारी रिकवर हो जाएगी। ठीक है, अब ये ठीक है बात कि यार ये तो बच्चे की जेब में जाएंगे, पेरेंट्स की जेब में ले जाएंगे, लेकिन ये है कि दिस इज़ एन असिस्टेंस जो कि आपके घर के कैश फ्लो में ऐड हो रही है। देखिए ना, जब आपको स्टाइपेंड मिलता है तो आप उससे कुछ करते हैं ना, आप उससे कुछ कपड़े ले लेते हैं, आप उससे कुछ आना जाना कर लेते हैं। वो अगर ना मिलता तो कैसे करते, वो घर वालों से पैसे लेते। तो दरअसल ये एक बचत है जो आपको मिल रही है और कैश की फॉर्म में आपको मिल रही है। तो तकरीबन जो है वो समझ लें कि 3 लाख पौने 3 लाख रुपए आपको CA करने के मिल रहे हैं। अब जैसे जैसे महंगाई होती है रेट बढ़ते हैं। इस वक्त ये 19,300 रुपये ये इसी जुलाई में हुआ है, 2-3 दिन पहले। इससे पहले ये आई थिंक 18,600 रुपये होता था, या 15,600 रुपये होता था, 15,600 रुपये होता था। ये अभी बड़ा अच्छा जंप लगा है, 19,300 रुपये हुआ। खैर, ये है वो स्टाइपेंड जो कि हर उस बच्चे को मिलेगा, चाहे वो स्कॉलरशिप में अच्छा परफॉर्म करे, चाहे वो आर्टिकल्स में अच्छा परफॉर्म करे या ना करे। लेकिन अगली एक और बात, ठीक है ना, वो जिसे कहते हैं ना कि आप हैरान हुए, मैं आपको परेशान करता हूँ। वो ऐसे कि आपको पता है कि जब जैसे जैसे आपकी आर्टिकल स्टार्ट होते हैं, आपने साथ में CFAP और MSA के एग्ज़ाम्स देने होते हैं। तो अगर आपके CFAP और MSA के एग्ज़ाम्स भी साथ में पास होते जाएँ, जो कि मैंने आपको कहा है कि आपने आज ही वादा करना है कि आपने मेहनत करनी है, पेपर पास करना है, तो अगर आपके वो एग्ज़ाम्स भी साथ साथ में पास होते जाएँ तो आपका ये जो स्टाइपेंड का रेट है ये बढ़ता चला जाता है। यानी कि अगर आपके 3 पेपर पास हो जाएं तो आपके 19,300 बढ़ के 26,200 हो जाते हैं। अगर आपका जो है वो ऑल पेपर्स ऑफ CFAP एंड एनी 3 पेपर्स ऑफ CFAP और MSA, यानी कि अगर आप 3 से ज़्यादा पेपर पास कर लें तो आपके 36,400 रुपये स्टाइपेंड हो जाता है। और अगर आपका सारा CA बीच में हो जाए तो आप 72,400 रुपये इवन ड्यूरिंग योर स्टडी ही आपको मिलना शुरू हो जाते हैं पर मंथ। ये पर मंथ लिखे हुए हैं सारे, ठीक है। सो द थिंग इज़
कि इफ़ यू प्ले बाय द रूल, इफ़ यू गो एज प्लान्ड, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वालिफिकेशन लगेगी इन टर्म्स ऑफ योर कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ योर एफर्ट्स। लेकिन मेहनत करनी है 5, 5.5, 6 साल, बस ये छोड़ देंगे, आप समझ जाएँ कि बस भाई मेरा किसी से मुकाबला नहीं है, मैंने अपने आप से मुकाबला करना है। आई हैव टू बी बेटर देन माई सेल्फ दैट आई वॉज येस्टरडे। मैंने अपने कल से अपने आज को बेहतर करना है। जब आप अपनी लड़ाई विद इन योर सेल्फ लड़ेंगे, जब आपने अपने आप को अपने आप से बेहतर बनाना है, तो फिर इंशाल्लाह ये क्वालिफिकेशन आपके लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूँ कि कहीं पे भी यू लेट योर गार्ड्स डाउन, कहीं पे भी आपने इजी ले लिया इसको, तो ये आपको इजी ले लेगा। ठीक है जी, सो दिस वाज द फ़ी। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि सीए कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स हासिल किए हैं या 60% से ज़्यादा हैं, वो सीए में आ सकते हैं। इंटर के अंदर अगर आपके 60% से कम मार्क्स हैं, तो फिर 60% से 50% के दरमियान वाले लोगों के लिए एक टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट जिसे हम कह सकते हैं QAT, क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट होता है। वो बच्चे की थोड़ी बहुत रीज़नेबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, इस तरह की चीज़ें चेक करते हैं। ठीक है, बताओ इन 4 डब्बों में से कौन सा डब्बा डिफरेंट है, या मैथ की कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं, या इंग्लिश कुछ थोड़ी बहुत बेसिक प्रोफिशिएंसी टेस्ट करते हैं। वो आई एम श्योर कि आप में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो 60% से नीचे फॉल कर रहा हो, क्योंकि आजकल तो FSC में एग्ज़ाम्स मार्क्स हासिल करना जो है वो ईजी है। ठीक है, ग्रेजुएशन जिन लोगों ने की हुई है वो भी CA शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए और इजी है। 45% मार्क्स अगर आपके हैं, जो कि हर किसी के ही होते हैं, तो वो आप CA स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, A लेवल का भी है जी, A लेवल के लोग भी आ सकते हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, किसको ज्वाइन करना चाहिए। अगेन इस स्लाइड के ऊपर मैं दोबारा फोकस करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को जब सब्ज़ बाग नज़र आते हैं ना, तो फिर आप लोग फोकस नहीं करते। इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, किसको ज्वाइन करना चाहिए। वो बंदा जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है। ठीक है, जिसने बाप का बिज़नेस चलाना है वो ना करे CA। क्यों? क्योंकि इसमें मेहनत है, जो कि जिसके फाइनेंसेस ईजी होते हैं वो नहीं कर सकता। वो कहता है कि यार मैं क्यों इस झंझट में पढ़ूँ, ये प्रॉब्लम ही है मेरे लिए। ठीक है, क्योंकि पेपर पास नहीं होंगे तो फिर ज़रा बेइज्जती सी भी होगी। ठीक है, वो स्टूडेंट्स जो कि कंसिस्टेंट रह सकते हैं और कंसिस्टेंटली मेहनत कर सकते हैं। आप लोग एक सब्जेक्ट को 1-1 साल पढ़ते हो, जैसे फॉर एग्जांपल पार्ट 1 पार्ट 2 तो आपने 1-1 साल पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे 6-6 महीने बाद सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। 6-6 महीने बाद आपने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उनका वो भी ज़्यादा होगा, उनका जैसे कह लें कि वो चीज़ें भी उसमें ज़्यादा होंगी, किताबें भी बड़ी होंगी, ज़्यादा रिसर्च भी करनी पड़ेगी। तो मेहनत आपने बढ़ानी है। लोग FSC के बाद आके मेहनत कम कर देते हैं, आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। जिन लोगों ने FSC में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, वो लोग, उन लोगों को चाहिए कि वो CA में है। ये नहीं है कि यार चलो और कुछ नहीं हुआ इससे तो चलो इसको CA करा देते हैं। ठीक है, अच्छा रिज़ल्ट जो बच्चे FSC वगैरह में लेकर आते हैं, वही बच्चे आगे भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जी CA में बच्चे फेल हो जाते हैं। असल में ये वही बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स उनसे जान छुड़ाने के लिए उनको CA में डाल देते हैं। ठीक है, जिन्होंने FSC में कभी 60% से ज़्यादा मार्क्स नहीं हासिल किए, उसने CA में आके क्या खाक मेहनत करनी। ठीक है, ऐसे नहीं करना। अच्छी मेहनत करने वाले बच्चे, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप पास्ट में जो करते रहे हैं वही आगे भी लागू होता है। आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। इफ़ यू चेंज योर माइंडसेट, अगर आप अपनी मेहनत करने की आदत को अब आप अपना लेते हैं, तो फिर आप CA में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फिर ये 80% मैटर नहीं करता। फिर 40% वाले, खैर 40% वाले तो आ भी नहीं सकते, 50% वाले बच्चे भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, आगे चले जाते हैं। ठीक है जी, और वो बच्चे जो प्री मेडिकल में, खैर इसके ऊपर तो एक बड़ी डिटेल से भी मैंने इनके साथ भी शेयर कर रहा था। मैं अफ़ीफ़ के साथ, अफ़ीफ़ नहीं अफ़ाफ़ के नहीं अफ़ीफ़ के साथ, हाँ अफ़ीफ़ के साथ भी मैं शेयर कर रहा था कि FSC के जो बच्चे, जो प्री मेडिकल के बच्चे होते हैं, वो बच्चे CA में आएँ अगर उनको लग रहा है कि यार मतलब मेडिकल में, ज़ाहिर बात है मेडिकल में एक वो भी होता है, मेरिट होता है, कम सीट्स होती हैं, लेकिन दिस इज़ अ वेरी गुड अल्टरनेटिव फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है जी, तो ये हम लोगों ने बात की है। लेवल 1 PRC की हम बात कर लेते हैं, जो अब आप लोगों का स्टार्ट होगा। हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है जी, PRC के अंदर 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। 5 सब्जेक्ट्स जो है ना वो आपने पढ़ने होते हैं, और इनके एग्ज़ाम्स आपने हर महीने में से किसी भी मंथ एग्ज़ाम देने होते हैं। हमारा जो बैच 1 जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी कल से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, उस बैच की प्लानिंग कुछ इस तरीके से है कि जो आपका PRC 1 का पेपर है
उसका टाइम, PRC 2, ये सारा आप लोगों के साथ स्केड्यूल है। कुछ पेपर्स हम अभी आपके स्टार्ट करेंगे, यानी कि QM का पेपर, इकोनॉमिक्स का पेपर और बिज़नेस का पेपर, ये आपके स्टार्ट हो जाएंगे जनाब 10 जुलाई और 10 जुलाई को। ये 3 पेपर्स आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे और आपकी क्लासेस होगी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 डेज़ अ वीक। इसमें QM की जो क्लास है ये थर्सडे को भी जा सकती है, कुछ क्लासेस इसकी एक्सटेंड भी होंगी। ITB के आगे लिख दिया, अच्छा। और यहाँ पे ये नहीं कि आप समझ लें कि आपकी 4 दिन क्लासेस अभी शुरू होंगी, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे आपकी सुबह 8 बजे पहली क्लास होगी और हम लोग ये 3 सब्जेक्ट्स के आपके एग्ज़ाम्स दिलाएंगे अक्टूबर की अटैम्प्ट में, ठीक हो गया जी। ये 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर अभी आपने फोकस करना है, पूरी मेहनत के साथ इसको लेकर चलना है। इसके साथ अगस्त के अंदर, यानी कि आज से सिर्फ 1 महीने के बाद, आपके बाकी दोनों सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, BWCS और ITA। BWCS और ITA लास्ट 3 डेज़ में हुआ करेंगे और इनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो नवंबर में होंगे, ठीक है। हम लोग एक ख़ास तरीके से प्लान स्टार्ट करेंगे और एक ख़ास तरीके से आपका प्लान, आपकी क्लासेस ख़त्म करेंगे और एक ख़ास अटैम्प्ट में आपको अपीयर कराएंगे। उसकी रीज़न ये है ताकि आप आगे अपीयर हो सकें कैफ की अटैम्प्ट में। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी आप आर्टिकल्स तक पहुंच जाएंगे उतनी अच्छी फॉर्म में आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर कुछ फॉर्म्स हैं जो बहुत अच्छी हैं, आर्टिकल्स करने आपने किसी फॉर्म के साथ, तो आप जितना अर्ली अपना कैफ शुरू करके ख़त्म करेंगे उतनी अच्छी फॉर्म में आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आर्टिकल सबको मिलेंगे, सबको मिलेगा, डोंट वरी। लेकिन और वो पैसे भी सबको मिलेंगे, लेकिन ये है कि आप एक अच्छी फॉर्म से आर्टिकल्स करेंगे तो उसके प्रॉस्पेक्ट्स और होते हैं, उसके क्लाइंट्स और होते हैं, उसमें आपकी लर्निंग अच्छी होती है, उसमें आपको एक अच्छा वेल राउंडेड प्रोफेशनल बनाते हैं, ठीक है। जितनी अच्छी फॉर्म होगी वो उसका उतना अच्छा आउटकम होगा, ठीक है जी। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आपको नवंबर में एग्ज़ाम्स दिलाएं और नवंबर में जब आपके एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर कैफ में आपको 1 या 2 पेपर के लिए तैयार करें। तो ये हमारा बैच है जी जो अभी स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डोंट प्लान टू स्टार्ट राइट नाउ, अगर आपके कोई कुछ और एक्टिविटीज़ हैं, कुछ और कमिटमेंट्स हैं, जैसे बच्चों के सिलेबस वो प्रैक्टिकल्स वगैरह हो रहे होते हैं, तो हमारे हर 15 दिन के बाद बैच स्टार्ट हो रहे हैं। इस वक्त आप लोगों के सामने 7 बैचेस की प्लानिंग है और हर बैच की प्लानिंग आपको अलग से मिल जाएगी, आप फ्रंट ऑफिस से ले सकते हैं कि अच्छा इस बैच में क्या करेंगे, इस बैच में कब एग्ज़ाम्स देंगे, इस बैच में कब एग्ज़ाम्स देंगे। हमने ये बात कर ली कि PRC हर मंथ होता है, ठीक है। तो हम इस तरह से आपका प्लान करेंगे ताकि आपको आगे भी अगला जो स्टेप है उसमें भी आपका टाइम ज़ाया ना हो और आपको आगे भी अपीयर होने के लिए जो है ना वो पॉसिबिलिटी जो है ना वो नज़र आए, ठीक है जी। PRC की फ़ैकल्टी आप लोगों के सामने जो इस बैच में पढ़ाएंगे सर मलिक मुमताज़, तकरीबन इनका टीचिंग एक्सपीरियंस तो आप लोगों के सामने है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इनका एक स्टूडेंट भी आप लोगों के सामने है। मैंने भी मलिक साहब से इकनॉमिक्स पढ़ी हुई है और मलिक साहब इकनॉमिक्स PRC 3 और PRC 5 के टीचर हैं। जिस अटैम्प्ट में मैंने इनसे पढ़ा था उस अटैम्प्ट में इनके एक और स्टूडेंट का मेरिट सर्टिफिकेट आया था। मेरिट सर्टिफिकेट क्या होता है? मेरिट सर्टिफिकेट होता है CA के अंदर फर्स्ट पोजीशन ऑल ओवर द पाकिस्तान। जो फर्स्ट पोजीशन है वो मलिक साहब के स्टूडेंट की आई थी और उसके बाद भी अक्सर इनके बच्चों की कोई ना कोई पोजीशन आती रहती है, ठीक है जी। देन सर रेहान सरवर हैं, ये तकरीबन 6 साल से यही बिज़नेस का पेपर पढ़ा रहे हैं। 3-4 डिफरेंट कॉलेजेस में बिज़नेस का पेपर पढ़ाते रहे हैं। ये वो बिज़नेस कह रहा हूँ, राइटिंग का पेपर आपको पढ़ाएंगे। ये आपकी राइटिंग सीधी कराएंगे, ठीक है। ये राइटिंग का जो पेपर होता है PRC 1, इसमें आपको थोड़ा बहुत आपकी राइटिंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ प्रेसी राइटिंग, इस तरह के मसले जो होते हैं उनको रिजॉल्व कराते हैं। तो सर रेहान जो है इनका बड़ा एक्सपीरियंस है इस हवाले से। ये मैट्रिक, FSC, BCom वगैरह के बच्चों को, ग्रेजुएशन के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते रहे हैं। तकरीबन 15 से 20 साल इनको इंग्लिश पढ़ाते हुए हो गए। और यहाँ पे CA के अंदर भी ये पहले हमारा एक पेपर होता था AFC 1 फंक्शनल इंग्लिश, ये वो पढ़ाया करते थे। अब इसके बाद ये BWCS का पेपर है, अब ये पढ़ाते हैं, ठीक है जी। सर वसीम अकरम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तकरीबन पिछले 8 साल से CA के अंदर टीचिंग कर रहे हैं, डिफरेंट कॉलेजेस में इन्होंने पढ़ाया है। इस वक्त हमारे साथ एज ए परमानेंट फैकल्टी मेंबर अटैच हैं। बड़े वेल राउंडेड प्रोफेशनल हैं और बड़ी डिटेल्ड ओरिएंटेड फोकस अप्रोच के साथ पढ़ाते हैं। अकाउंटिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है अक्सर के इसमें बच्चों को फेलियर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अकाउंटिंग जिन्होंने पहली दफ़ा पढ़ी होती है और ये पहला स्टेप होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर। क्योंकि अगर आप CA की बात करें तो CA में 2 मेन एरियाज़ में आपको ट्रेन किया जाता है। अकाउंटेंसी यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजेरियल अकाउंटिंग। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के, इन दोनों फील्ड्स के जो इनिशियल 2 पेपर्स हैं ये सर पढ़ाते हैं। और
इनकी बड़ी डिटेल्ड अप्रोच के साथ पढ़ाते हैं बच्चों को, हर सवाल, हर बात, हर तरह से हर आर्गुमेंट जो है वो उनको देते हैं, हर डिफरेंस जो है ना उसको एक्सप्लेन करते हैं, और बड़े लंबे लंबे इनकी ख्वाहिश है कि यार मुझे 2 घंटे की क्लास दें ताकि मैं बच्चों के साथ ज़रा डिटेल से कराऊँ सवाल, ठीक है। तो फोकस्ड अप्रोच के साथ चलते हैं, बच्चों को प्रिपेयर करते हैं हर तरह की वेरिएशन के लिए, हर तरह के सवाल के लिए, और मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त पिक हैं फॉर दिस सब्जेक्ट जो आपका स्टार्ट होगा। देन QM के लिए सर अली शाहिद यंग प्रोफेशनल हैं, बड़ी फोकस अप्रोच के साथ पढ़ाते हैं, और इस वक्त हमारे साथ बैठे भी हुए हैं, ठीक है। तो वो इनका बस ये है कि यार मैं देखूं कि क्या हो रहा है, ठीक है। ऑनलाइन, फिज़िकल, जहाँ पे भी इस सब्जेक्ट में जो भी इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, ही विल नो दिस, और उन्हें पता होगा कि यार क्या है और किस तरीके से क्या अपडेट्स आ रही हैं। बच्चों को इन द क्लास, आउटसाइड ऑफ द क्लास बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि उनको मैथ नहीं आता, आई रिपीट कि उनको लगता है कि उनको मैथ नहीं आता, तो उस बच्चे को फिर ये लगना शुरू हो जाता है कि उसको सिर्फ मैथ ही आता है, ठीक है, सर से पढ़ के। तो सर इतने फोकस के साथ पढ़ाते हैं, एक एक सवाल अपने हाथ से कराते हैं, 100% प्रैक्टिस इनका ख्याल है कि इनको करानी चाहिए, और उसमें वो रिसर्च बहुत रिसर्च बेस्ड जो है ना वो बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत एक्टिव होते हैं बच्चों के, किसी भी वक्त बच्चा रात को 2 बजे भी सवाल पूछेगा तो अगर ये जाग रहे होंगे तो उसको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बड़ी मेहनत के साथ चल रहे हैं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि बड़े अच्छे तरीके से अपना सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। तो ये आपकी फैकल्टी है जो इस वक्त बैच 1 में आपके साथ होगी, ठीक है जी। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अब आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो हम उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। जी जनाब, कोई सवाल, कोई क्वालिफ़िकेशन की टाइमलाइन के हवाले से, कोई फ़ीस के हवाले से, कोई प्लान के हवाले से, कोई पैकेज के हवाले से, एनी क्वेश्चन? चलें आप लोग अपने क्वेश्चंस देख लें। इसमें एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उस वक्त तक हमारा जो SBI है, स्कूल ऑफ बिज़नेस इंटेलिजेंस, ऑनलाइन सर्विसेज भी, ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन एजुकेशन क्या होती है? ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होते हैं जिसमें बच्चे को घर से आने की ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें बच्चा अपने घर बैठ के हमारे पोर्टल के थ्रू वीडियो लेक्चर्स देख लेता है, और उसके बाद उसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो भी वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेता है, और जो उसके टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी हम ऑनलाइन पोर्टल से ले लेते हैं, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए बड़ा बेनिफिशियल है जो बच्चे फॉर एग्जांपल आउट ऑफ सिटी हैं, डिफरेंट किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं, कहीं और रहते हैं, और वहाँ पे यहाँ पे जब वो आएंगे तो उनको यहाँ पे हॉस्टल में रहना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्टल की तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट 15 से 18,000 रुपये के दरमियान में होती है। और फिर आप हॉस्टल पे रहते हैं तो आपका आना जाना, रहना सहना, खाना पीना, ठीक है, ये बहुत सारे मसाइल होते हैं। और अगेन यू आर आउट ऑफ योर हाउस, आप अपने घर से बाहर हैं, कोई परेशानी हो जाती है, खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाता है, तो यू कैन नॉट रीच योर होम ऑन टाइम। ख़ास तौर पे बहावलपुर में तो मुझे याद है यार, बहुत दूर था यार, ठीक है। तो इसको एक ऑनलाइन एजुकेशनल सिस्टम है। अब ये डिफरेंट है उससे जो आप लोगों ने कोविड में पढ़ा था। आई एम श्योर कि जब कोविड आया होगा तो आप लोग FSC पार्ट 1 वगैरह कर रहे होंगे। उस वक्त जो कॉलेजेस ने जो क्लासेस दी थी वो ऑनलाइन नहीं था, वो उन्होंने बस वो काम चलाने की कोशिश की थी। आप इस तरह से काम, यहाँ पे एक पूरा एक सिस्टम है, एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने नियर पेयर स्टार्ट किया इन 2015-16, तो वो भी एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आपको एजुकेशन मिलती है। तो वो बड़ा डिफरेंट है उस लाइव क्लासेस से जो आपको मिल जाती है। ये एक पूरा कंटेंट होता है, जस्ट लाइक अभी देखें क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो इसी क्लास की पूरी एग्ज़ाम इन्वायरमेंट की आपको वीडियो मिल जाए तो आपको ना घर से आना पड़ेगा, आप अपनी मर्ज़ी के टाइम पे उसको बैठ के देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो कि रात को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जो फोकस के साथ को दिन में कोई काम कर रहे हैं, कोई पेरेंट्स होते हैं घर में जो जिनको हर वक्त असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, तो यू कैन बी देयर, यू कैन हेल्प दैम, ठीक है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के, इससे कॉस्ट सेव होती है। और ऑनलाइन एजुकेशन ने ओवर द टाइम बड़े ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स भी दिए हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली पिछले को 2 से 3 अटैम्प्ट्स के अंदर कुछ 7-8 मेरिट सर्टिफिकेट्स उन बच्चों के आए हैं जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ा था, ठीक है। अब कोविड के अंदर जब बच्चों ने पढ़ा तो ICAP के ओवरऑल रिज़ल्ट्स कोविड में बेहतर हो गए थे एज़ कम्पेयर टू बाकी सेशंस के, ठीक है। नॉर्मली देखें 4 पेपर बच्चे कैफ में देते हैं, मैं तो हमेशा मना करता हूँ कि 4 पेपर आपको कैफ में नहीं देने चाहिए, लेकिन बच्चे 4 पेपर देते हैं,
जब रिज़ल्ट आता है ना तो कुछ 2, 3, 4 बच्चों के 4 पेपर पास हुए होते हैं, क्योंकि ICAP रिजल्ट देता है, गज़ट देता है, गज़ट पे लिखा होता है कि इसके 4 पेपर पास हैं, इसके 3 पेपर पास हैं, फिर 2 पेपर वाले बच्चों के नाम आ रहे होते हैं। तो जब गज़ट आया तो उसमें 3-4 बच्चों के पेपर पास होते हैं 4-4। जब कोविड वाली अटेम्प्ट में गज़ट आया तो उसमें एक बच्चे के 5 पेपर पास थे और 74 स्टूडेंट्स के 4 पेपर पास थे। तो हम बड़ा हैरान हुए। फिर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि जब आप बग़ैर किसी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस जब आप पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और वो कॉस्ट में आपको तकरीबन 20,000 रुपये पर मंथ सेविंग होती है अगर आप हॉस्टलाइट अगर आप दूसरी सिटी से बिलोंग करते हैं। तो ऑनलाइन की जो है वो आपको सेम फैकल्टी, सेम स्टडी मटेरियल, सेम सर्विसेज, सेम टीचर, हर चीज़ आपको सेम मिलेगी और वो आपके घर में मिलेगी और आपकी कॉस्ट भी इसमें कम होगी, ठीक है जी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन जो कि हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बताएं जी कोई सवाल जी। मैं जो कॉलेज में होता हूँ तो इनको लगेगा प्लांटेड क्वेश्चन है। एक्सट्रीमली फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है, तकरीबन हर फ्रेंड आके पूछते हैं कि मेरा बच्चा वीडियो देख रहा होगा तो उससे कोई चीज़ समझ नहीं आती, वो क्या करें, वो टीचर को कॉल करें, क्या करें, कॉलेज जाए। इसमें मैं आंसर कर देता हूँ, सर को भी बता देता हूँ। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिस व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, और ये व्हाट्सएप ग्रुप भी मेल फीमेल्स के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसमें ये नंबर लीक होने का भी इस तरह का कोई मसला नहीं होता। उसमें स्टूडेंट का जब भी कोई भी मसला है वो अपना सवाल पूछ सकता है। जब व्हाट्सएप में बात करने के बड़े फ़ायदे होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर से फ़ेस टू फेस सवाल पूछने में थोड़ा सा रिलक्टेंट होता है, ठीक है। आपके जहन में कोई सवाल आ रहा होगा तो आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने अगर इनसे पूछा तो ये कहेंगे यार अभी तो बताया था यार, ठीक है। देयर इज़ ए फीलिंग कि यार हो सकता है कि मैं कोई ऐसा सवाल पूछूं जिससे बाकी लोगों को लगे कि यार ये तो पता नहीं बड़ा ही एब्सेंट माइंडेड बंदा है। जब आपने टीचर के साथ 1-to-1 क्वेश्चन पूछने हैं और टीचर बिल्कुल आपके सामने नहीं है, जो बच्चों के अंदर झिझक है वो ख़त्म हो जाती है। एक बच्चे ने हमें स्पेसिफिकली मैसेज करके कहा कि सर थैंक यू फॉर दिस सिस्टम, कि इस व्हाट्सएप ग्रुप की वजह से मैं सवाल ईज़िली पूछ लेता हूँ और अगर फ़ेस टू फेस मेरी टीचर से बात करने की हिम्मत नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा इफ़ यू वांट टू आस्क ए क्वेश्चन यू कैन आस्क इन वॉइस नोट। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप उसकी स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर सकते हैं कि जी इस सवाल का जवाब दे दें। अच्छा, टीचर जब उसका रिप्लाई करता है तो टीचर के पास भी टाइम होता है। अक्सर बात ऐसे होता है कि क्लास में टीचर ने एक चीज़ डिसाइड की हुई है कि यार ये मैंने पढ़ाना है आज, तो वो सामने उसको क्लॉक भी लगा के दे दी हमने कि भाई इस क्लॉक के अंदर अंदर रहते हुए पढ़ाना है आपने। तो वो आपके सवाल को कहेगा अच्छा ठीक है यार चलो बाद में देखेंगे, या आपके सवाल का कोई ऐसा लगा बंदा सा जवाब दे देगा जिससे आपको शायद फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन व्हेन यू आर ऑनलाइन, आप ऑनलाइन में टीचर आंसर करते हुए बड़ी डिटेल से वॉइस नोट देगा। हो सकता है वो अपनी किसी वीडियो का रेफरेंस दे, हो सकता है कि वो अपनी किसी लेक्चर का रेफरेंस दे, किसी नोट का, यार देखो यहाँ पे ये बात मैंने की थी। अक्सर औक़ात ऐसे होता है, आई माई सेल्फ इज़ अ टीचर ऑफ PRC, तो बच्चा मुझसे कोई सवाल पूछता है ना, मैं कहता हूँ 1 मिनट ठहर जाओ, ये तो मैंने कराया हुआ है सर, कहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही। फिर मैं लेक्चर्स खोलता हूँ, फिर मैं उस लेक्चर में से फ़लाँ नंबर लेक्चर ढूंढ के उसे बताता हूँ देखो फ़लाँ लेक्चर में मैंने ये बात कराई है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन आंसर, यू कैन यूज़ दिस फैसिलिटी। व्हाट्सएप की फैसिलिटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप तो आप हर बच्चे के पास ही है, ठीक है, उसमें आप इजीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। जी जनाब, कोई और सवाल फैकल्टी के हवाले से, बैचेस के हवाले से? जी सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने बताया कि सीए करने वाले जो बच्चे होते हैं बच्चे तो पढ़ जाते हैं लेकिन जो सुस्त होते हैं वो रह जाते हैं। लेकिन सर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं जो बताते हैं कि बड़ा उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होता है, सीए इंटर भी कर जाते हैं, उसके बाद आगे वाले पेपर जो है मुश्किल होने की वजह से वो छोड़ देते हैं। तो सर सीए इंटर वो फिर उनकी ज़ाया हो जाती है या उनको कोई सर्टिफिकेट भी मिलती है, बाद में कोई और डिग्री में वो दाखिला ले लेते हैं, कोई ग्रेजुएशन की डिग्री भी, तो उसके हवाले से ज़रा बताइएगा कि वो उनके इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। देखिए, अब बच्चों को हम तो हमेशा ये मोटिवेट करते हैं कि आप व्हेन यू स्टार्ट योर आर्टिकल्स, तो ये आर्टिकल्स में ना मुश्किल होता है थोड़ा सा। कैफ आपने कर लिया, कैफ तक आप कोई जॉब नहीं कर रहे, जब आप आर्टिकल स्टार्ट करते हैं जिसके हम लोगों को पैसे भी मिलते हैं, तो वो एक 9 to 5 जॉब होती है। यू हैव टू गो टू द आर्टिकल्स, आपने वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जाके आपने आंसर वो काम करना है जो भी आपका काम होगा, फिर उसके बाद शाम में रात में पढ़ना है। तो कभी कभार ये मुश्किल होता है, और इसी वजह से जो पेपर्स भी हैं वो भी बड़े चैलेंजिंग होते हैं, बड़े थॉट प्रोवोकिंग और बड़े डिटेल्ड पेपर्स होते हैं। तो येस, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, लेकिन
जो जब वो जिसे कहते हैं ना कि व्हेन द थिंग्स गेट टफर यू हैव टू गेट टफर एज वेल। जब चीज़ें मुश्किल होती हैं, थिंग्स गेट टफ, द टफ गेट्स गोइंग। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। आ जाए विक्रम, अच्छा कोई बात है तो पूछ लें। ठीक, तो मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें, यस हो जाती हैं, लोग छोड़ देते हैं। आपका अगला सवाल ये था कि अगर वो छोड़ देते हैं तो फिर क्या उनकी डिग्री ज़ाया हो जाती है, तो उसका आंसर है नहीं। बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जिन्होंने कैफ किया, आर्टिकल्स किए और अब वो किसी ना किसी अच्छी जगह के ऊपर जॉब कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपनी सीए की एजुकेशन को परसू कर रहे हैं। ठीक है, एंड दे आर अर्निंग हैंडसम सैलरी, वो अच्छी सैलरी अर्न कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं स्टार्ट में, जो कि मेरे आधे से ज़्यादा दोस्त जो हैं वो इस वक्त अब्रॉड हैं, ज़्यादा लोग जो हैं वो उधर दुबई और इस तरह के एरियाज़ में, मिडिल ईस्ट में। एक दो दोस्त मेरे ऐसे हैं जो कि चले गए यूरोप वगैरह चले गए, एक सऊदीया चला गया। तो ये सारे लोग ऐसे थे जिनका सीए कंप्लीट नहीं हुआ और वो अब एक अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, फैमिलियों वाले हो गए हैं और अब वो कहते हैं यार ठीक है बस जितना है उतना ही काफ़ी है। लेकिन ये एक मोटिवेटिंग बात नहीं है, ये मैं इस वक्त नहीं करना चाहता। आपको सीए कंप्लीट करना है, बिकॉज किसी चीज़ का एक फल है तो फल का फ़ायदा आप तभी उठाएंगे ना जब वो सही तरह से पका होगा। ठीक है, तो मेहनत करें, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा, मेहनत करेंगे, आपके पेपर पास हो जाएंगे, देन यू कैन एन्जॉय दिस फॉर योर होल लाइफ, राइट। ठीक, सीए के दौरान हम किसी और सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं एज ए सेकेंडरी ऑप्शन? ले सकते हैं। देखिए आपने फॉर एग्जांपल एफएससी की है और इसके साथ साथ आप अगर सीए कर रहे हैं तो इसके साथ आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक है, बीकॉम वगैरह, एमबीए वगैरह। ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, मैंने खुद किया, मैंने अपनी सीए की जर्नी के साथ साथ पहले मैंने ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद मैंने एमबीए किया, उसके बाद मैंने पिफा किया और नाउ मैं इस वक्त जो है ना वो डॉक्टरेट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, बाहर कुछ मैं यूनिवर्सिटीज़ डिसाइड की या उनमें से कुछ ना कुछ पे ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसमें कोई ममानियत नहीं है, मना नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक, जी जनाब, जी जी, कोई और सवाल? चीज़ें अभी मैंने डिस्कस नहीं की हैं, वो मेरा ख्याल था कि अगर कोई सवाल पूछेगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी बहुत बोर कर चुका हूँ। तो एक मैंने इसमें डिस्कशन की थी डाली हुई है रिगार्डिंग क्या हम सीए ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ये मैंने कुछ ना कुछ फिर भी बात कर ली है कि ऑनलाइन एजुकेशन के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या रिज़ल्ट्स हैं, आई कैप क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है और किस तरीके से आई कैप जो है ना वो ऑनलाइन एजुकेशन को प्रेजेंट भी कर रहा है और ऑनलाइन एजुकेशन को आप समझ लें कि बता रहा है कि ये होनी चाहिए। फिर जो स्टूडेंट्स मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं उन लोगों के हवाले से एक कुछ मैंने डिस्कशन की है कि वो स्टूडेंट जो मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं क्या वो सीए ज्वाइन कर सकते हैं, क्या उनको सीए ज्वाइन करना चाहिए। ये कुछ आर्गूमेंट्स है विच आर वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यू कैन रीड देम और आपको पता चल जाएगा। फिर इसके बाद ये हुआ कि एक सेशन के दौरान, क्योंकि मैं बहुत रेगुलरली इस तरह के सेशंस करता रहता हूँ जिसमें बच्चों को सीए का इंट्रोडक्शन और इस तरह की चीज़ें दी जाएँ, तो एक सेशन में आज से तकरीबन कोई 1 साल पहले मैंने एक सेशन किया था। उसमें फिर मेरे पास क्योंकि वक्त था तो मैंने एक गूगल फॉर्म डिज़ाइन किया, एक सर्वे किया। वो सर्वे ये था कि वो बच्चे जो इस वक्त फ़ाइनल लेवल पे हैं, सीफैप लेवल पे हैं, उनसे मैं पूछूं कि अच्छा बताएं अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से सीए में आए थे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आप ये समझते हैं कि बच्चों को सीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको सब्जेक्ट्स के अंदर कितनी मुश्किल पेश आई। तो ये एज़ इट इज़ जो उन्होंने मुझे जो रिस्पॉन्सेज दिए थे वो सारे के सारे रिस्पॉन्सेज मैंने यहाँ पे इकट्ठे किए हुए हैं। मैंने उनसे क्या पूछा और उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया। ये बड़ी मज़े की आर्गूमेंट्स हैं, बड़ी मज़े की स्लाइड्स हैं और बड़े कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स हैं। अगर आप इन्हें पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इफ़ यू हैव दिस क्वेश्चन, इफ़ यू आर फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड एंड यू वांट टू चूज़ कि आपको सीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये उन बच्चों के क्वेश्चंस हैं, उन बच्चों के फीलिंग्स हैं, उन बच्चों के रिस्पॉन्सेज हैं जो कि मेडिकल के बाद सीए में आए थे और उन्होंने सीए को कैसा पाया। ठीक है जी, ये कुछ उनके आंसर्स हैं। ठीक है, और फिर कुछ उनके रिटन आंसर्स भी हैं। कुछ बच्चों ने अपने कमेंट्स दिए जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ेंगे तो आई एम श्योर कि आपको बच्चों की फीलिंग समझ आ जाएगी जिन लोगों को मैंने टारगेट किया था। ठीक है जी, तो दैट्स इट। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इफ़ देयर इज़ नो क्वेश्चन यू कैन एंजॉय योर रिफ्रेशमेंट एज़ वेल। और अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, आगे व्हाट्स नेक्स्ट
आप फ्रंट ऑफिस में, ये जो दो, एक ख़ातून और एक साहब मेरे पास आए थे, ये दोनों फ्रंट ऑफिस में सीए के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफ़िकली मौजूद हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है, आपको जो भी कन्फ्यूजन है, आप उनसे पूछ सकते हैं। फ़ीस के हवाले से, अगले अपकमिंग बैचेस के हवाले से आप इनसे बात कर सकते हैं। ठीक है जी। आई थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, फॉर योर लिसनिंग। आप लोगों ने इतने सब्र से, इतने तअम्मुल से सुना है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ इनसाइट ज़रूर मिली होगी कि सीए के अंदर जो है वो क्या कर सकते हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब देने की मैंने कोशिश की है। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों के लिए एक अच्छा फ्यूचर अल्लाह ताला ने रखा हुआ है ज़रूर, आई एम श्योर। और आप मेहनत करें, अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करें और उनकी बात मानें, उनको समझाएं अगर इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस, और उनकी बात मानें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। ठीक है, चलें जी। ये भाई का सवाल ये है कि आगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है जिससे कि सीए ख़त्म हो जाएगा। पहली बात से मैं एग्री करता हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज़ में आ रही है, बहुत स्पीड से, बहुत ज़ोर से, बहुत तेज़ी से आ रही है और आके बहुत सारी फील्ड्स को अफेक्ट कर रही है। यस, लेकिन क्या इससे सीए ख़त्म हो जाएगा? इसका जवाब है नहीं। आई डोंट बिलीव सो, आई डोंट थिंक सो। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुराने ज़माने में क्या होता था कि डॉक्टर के पास आप जाया करते थे, डॉक्टर नब्ज़ देखकर चेक करके बताया करता था कि यार अच्छा आपको बुखार है, आपको ज़ुकाम है, आपका ब्लड प्रेशर तेज़ है। अब इन सारी चीज़ों के लिए आपको पता है टेस्ट आ गए हैं। ठीक है, बुखार चेक करने के लिए थर्मोमीटर आ गया है, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए वो क्या कहते हैं उसको, वो ब्लड प्रेशर वाली मशीन आ गई है। ठीक है, ज़ुकाम टेस्ट करने के बहुत सारे टेस्ट आ गए। तो क्या डॉक्टर्स की नीड ख़त्म हो गई? डॉक्टर्स ने अपने आप को फिर फोकस कर लिया तशख़ीस के नए मामलात के अंदर। ठीक है, चीज़ें अपडेट हो गई। ठीक है, चीज़ें जब अपडेट हुई तो फिर उसके बाद उन्होंने जब अपने आप को अपडेट किया तो नाउ दे आर डूइंग डिफरेंट रिसर्च। सिमिलरली जब कोई भी अपडेट आती है, जब कोई भी चेंजेस आती है तो लोग उससे अगली बात सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कैलकुलेटर जब आया था तो कैलकुलेटर ने, लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि शायद अकाउंटेंट्स ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अकाउंटेंट्स उस वक्त सिर्फ कैलकुलेशंस किया करते थे। तो अकाउंटेंट्स ने क्या सीखा जो अकाउंटेंट्स आज करते हैं? सही है, ये इंस्टीट्यूट की ज़िम्मेदारी है, ये आईकैप की ज़िम्मेदारी है कि वो आपको एक ऐसा करिकुलम प्रोवाइड करे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंग है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरवीव्ड है। सही है, तो हम इंसान हैं, हम दरख्त नहीं है, हम पत्थर नहीं है, हम लकड़ी नहीं है कि जो इवॉल्व नहीं हो सकती। जैसे जैसे चेंजेस आती हैं ह्यूमन माइंड इवॉल्व होता है। अब हमने डिफरेंट चीज़ें सीखनी है, हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़नी है। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो इस वक्त हम लोग जो एजुकेशन पढ़ रहे हैं, डैट इज़ एजुकेशन स्कीम 2021, 2021 की जो एजुकेशन स्कीम आई, इसके प्रीफेस में आईकैप ने लिखा कि अब चीज़ें आ रही हैं ऐसी जिसमें कि हम स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस नहीं बनाएंगे, हम स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस बनाएंगे। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। डैट वाज द मेन रीज़न कि अब क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर चीज़ में आ रही है, अब आपने जो पढ़ना है वो भी डिफरेंट होगा। पहले लोगों को पता ही नहीं होता था, पहले लोग टाइपराइटर पे टाइप किया करते थे। अब आप पहले आप हाथ से पेपर दिया करते थे। आपको पता है आपके ये एमएसए के पेपर कंप्यूटर बेस्ड हैं, ये मैंने बताया आप लोगों को, राइट, कि जो एमएसए का पेपर है वो आपने अपने लैपटॉप पे देना है। आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपने लैपटॉप पे टाइप करके आंसर करना है, वो पेपर पे लिख के आप आंसर नहीं करेंगे। तो आईकैप हर चीज़ में, हर बात में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर रहा है। आपको ऐसे कोर्सेज़ पढ़ाए जा रहे हैं जिन कोर्सेज़ से आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पता चलेगा। 2 कोर्सेज़ आपकी एजुकेशन स्कीम में ऐसे डाल दिए गए हैं, एक है जी फिनटेक और एक है डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स, जो पाकिस्तान में किसी भी और क्वालिफिकेशन में नहीं पढ़ाए जाते। और ये स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस्ड है, स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस और ब्लॉकचेन के ऊपर है। ये चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो आप एक ऐसे वेल राउंडेड प्रोफेशनल बन जाएंगे जिनको हर चीज़ का पता है, और फिर जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। तो आंसर ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, बहुत स्पीड से आ रही है, लेकिन हम लोग वी आर वेरी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर वन ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू दिस चेंज। हम लोगों ने अपनी एजुकेशन स्कीम को ऑल टुगेदर चेंज कर दिया। हमने शुरू में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ाया, आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स लिए। आप जब अप्लाई करेंगे आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम अप्लाई करेंगे।
कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो सिर्फ आई कैप ही पढ़ा सकता है और आई कैप वो कोर्सेज पढ़ाएगा आपको कंप्यूटर के थ्रू। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ रही है, हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम इवॉल्व हो रहे हैं, हम अपनी जो अप्रोच है उसको चेंज कर रहे हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे ज़्यादा स्पीड से इसको एक्सेस कर रहे हैं। ये मैंने बात अभी CPD के अंदर भी आपको बताई कि आई कैप पिछले 1 साल से हर महीने एक ऐसा प्रोफेशनल डेवलपमेंट का CPD कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का सेशन रखता है जिसमें वो अपने करंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, जो उस वक्त बूढ़े बूढ़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनको बुलाता है और कहता है आओ भाई आके इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को समझो, आओ भाई डाटा मैनेजमेंट को समझो, आओ भाई ब्लॉकचेन को देखो ये क्या होती है, आओ भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो नई चीज़ें आ रही हैं, जो डाटा मैनेजमेंट एनालिटिक्स हैं, जो नए पावर BI और बिजनेसेस के नए सॉफ्टवेयर हैं उनको समझो। तो ये हो रहा है और बड़ी स्पीड से हो रहा है। तो पहली चीज़ तो ठीक है, पहली चीज़ एक जनरलाइजेशन बात है कि यस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ कमिंग, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी खत्म हो जाएगी, ये वो लोग कहते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि जी वो अपनी मर्ज़ी से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पास करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। तकरीबन 4 साल लग जाते, 3-4 साल लग जाते। देखे ना, 3.5 साल तो मिनिमम टाइम है ना, 4 साल का मतलब है 8 अटैम्प्ट्स। इसमें जो आई कैप ने जो टाइम दिया हुआ है वो मेरा ख्याल है कि काफ़ी लेविश टाइम दिया हुआ है, 10 अटैम्प्ट्स 10 ईयर्स का दिया हुआ है, लेकिन वो तो बड़ा ही ऐसा है ना कि जो मैक्सिमम है, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग जो है ना वो उसमें 4 से 5 सालों में इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है जी, कोई और सवाल? चलें जी, दैट्स इट। अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।